नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल जो कैबिनेट का डिसीजन आया है उसको आने के बाद पीटीआई भर्ती के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं कि जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उनके अनेक अन्य दूसरे भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, पीटीआई भर्ती के अंदर अभी भी 1966 के आसपास पद खाली हैं और सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी है। लेकिन जो कल कैबिनेट का डिसीजन आया है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी 270 गई थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 185 थी, एससी एसटी की 165 थी, ओबीसी की 240 थी और एमबीसी की 185 थी। जनरल की कट ऑफ 270 थी और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी कम थी। कट ऑफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिला था। वो सहज ही था क्योंकि जनरल कैटेगरी के जितने भी टॉप कैंडिडेट्स थे वो सब जनरल कैटेगरी के अंदर फिल हो गए थे। इस वजह से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। क्योंकि 1966 के आसपास पद खाली हैं तो सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसके अलावा 300 लोगों को जो अंडर डाउट हैं उनको भी प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। जो प्रोविजनल लिस्ट में लगभग 800 के आसपास स्टूडेंट हैं उन सभी को एक मौका दिया गया है कि वो जो भी डाउट के अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको आप वो वहाँ बोर्ड में आके रिमूव कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करें कि सामान्य प्रक्रिया होती क्या है। सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटें खाली रह जाती हैं उन सीटों को बैकलॉग में नहीं भेजा जाता। उन सीटों के ऊपर सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको फिलअप किया जाता है। इसके अलावा जैसे पहले ओबीसी कैटेगरी की अगर जो खाली सीटें रहेंगी उनमें सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महिलाओं की सीटें खाली रहेंगी तो उनको ओबीसी कैटेगरी के पुरुष के साथ भरा जाएगा। फिर ओबीसी कैटेगरी के सारे फिर कैंडिडेट्स को फिलअप करने के बाद भी अगर सीटें खाली रहती है तो उनको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भरा जाएगा। साथियों, एससी और एसटी का पहले भी नियम था कि बैकलॉग में जाना है, 3 साल तक उनकी सीटें बैकलॉग में रहेगी। तो जो एससी और एसटी की सीटें खाली रह गई हैं उनको तो अभी सामान्य प्रक्रिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो सीटें तो अभी भी बैकलॉग में जाएगी। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो सीटें खाली रह गई हैं उनके ऊपर सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है कि कल की कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन आया है कि ओबीसी और एमबीसी के जो भी पद खाली रह गए हैं उनको 3 साल के लिए बैकलॉग में भेजा जाएगा। तो वो इस भर्ती पे लागू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले ही आ चुका है और जब ये नोटिफिकेशन आया था तब इस तरह का रूल नहीं था। कल कैबिनेट में ये डिसीजन आया है, जो अब नई आगे आने वाली भर्तियां होगी उनमें अब ये रूल एप्लीकेबल होगा कि ओबीसी और एमबीसी के खाली पद भी बैकलॉग में भेजे जाएंगे, यानी कि उनको सामान्य प्रक्रिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जो आपकी भर्ती है इसके अंदर ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ओबीसी और एमबीसी के खाली पदों पर सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आपकी भर्ती के अंदर पहले वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो आप इस बात से कभी भी निराश ना हो या कोई टेंशन में नहीं रहे कि कल के फैसले के बाद आपकी सामान्य प्रक्रिया पे कुछ असर पड़ेगा। आपकी सामान्य प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सामान्य प्रक्रिया पहले जिस तरह से अपनाई जानी थी अभी भी उसी तरह से अपनाई जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि प्रोविजनल लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं 878 के आसपास प्रोविजनल लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, उसके अंदर 300 के आसपास जो डाउट वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको बोर्ड ने लगभग रिजेक्ट ही कर दिया था, वो लोग भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले यह है कि बोर्ड आपको सभी कैंडिडेट्स को एक मौका जरूर देता है कि जो भी ऑब्जेक्शन है वो उनको बोर्ड आगे क्लियर कर ले। जितने भी 878 के आसपास कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास मौका दिया गया है बोर्ड ने कि वो सभी आए और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को प्रोविजनल लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। तो साथियों, जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो तभी आएगी जब ये प्रोविजनल लिस्ट के सारे कैंडिडेट्स के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट में सामान्य प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद सामान्य प्रक्रिया तभी अपनाई जाएगी जब पूरा आंकड़ा आ जाएगा कि इतने कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई हो चुके हैं और इतनी सीटें बच चुकी है। और यह आंकड़ा तभी आता है जब प्रोविजनल लिस्ट जो आती है वो क्लियर हो जाती है। तो साथियों, जो अब नेक्स्ट सामान्य प्रक्रिया वाली लिस्ट आएगी वो प्रोविजनल लिस्ट के क्लियर होने की लिस्ट के साथ ही आएगी और इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 1 महीने का आप समय मान के चलिए। साथियों, ये समय काफ़ी बड़ा होता है। जो लोग अभी क्वालिफाई हो चुके हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और जो लोग अभी इस सामान्य प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक एक दिन भी बहुत भारी होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजर है और प्रोसीजर के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा साथियों,
एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी कम जाएगी और लगभग कितने आसपास कितने कैंडिडेट्स अभी आ जाएंगे। तो एक पूरा सही से अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि कितने पद खाली हैं और जो कितने स्टूडेंट्स उस रेंज के अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ के अंदर काफ़ी वेरिएशन कम हो जाएगा। जो अभी वेरिएशन मिल रहा है कि जनरल 270 है और EWS 185 है, तो इतना लंबा वेरिएशन नहीं रहेगा, वेरिएशन काफ़ी क्लोज आ जाएगा। लेकिन अब वो कितना क्लोज आएगा ये तो जब फाइनल प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर भी काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर होंगे। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स जब बाहर होंगे तब वो सीटों का जो वैकेंट सीटें हैं वो और बढ़ जाएगी। इसके अलावा साथियों, जो आपकी भर्ती के अंदर जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। आप कल जो कैबिनेट में जो निर्णय आया है उससे बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपकी भर्ती के अंदर सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। सामान्य प्रक्रिया पहले जिस तरह से अपनाई जानी थी वैसे ही अपनाई जाएगी, क्योंकि आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका था और उसमें यह मेंशन था कि OBC और MBC के जो खाली पद रहेंगे उस पर सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी और जो नेक्स्ट लिस्ट होगी वो प्रोविजन लिस्ट क्लियर होने के बाद ही आएगी। अब ये समय कितना होगा ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शन क्लियर होने के लिए जो भी स्टूडेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करेंगे तो बोर्ड उनको वेरीफाई करवाएगा। तो इस बीच में जितना भी समय लगेगा वो बोर्ड के लेवल पर डिसीजन होना है। साथियों, अगर वक्त कम रहा, 1 महीने के आसपास रहा, तो सबकी ज्वाइनिंग साथ में हो जाएगी। और वक्त अगर ज़्यादा रहता है तो फिर जो पहली लिस्ट है उन लोगों के डॉक्यूमेंट शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएंगे और जो दूसरी लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट नेक्स्ट बैच में शिक्षा निदेशालय जाएंगे। लेकिन अगर ये वेरिएशन कम रहता है तो सबके डॉक्यूमेंट साथ ही चले जाएंगे और आगे का प्रोसीजर साथ ही होगा। तो अब क्योंकि पहले ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए जो बोर्ड ने समय दिया है, हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद बोर्ड उसमें कितना टाइम लेता है ये चीज़ें हमें देखनी होगी। साथियों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया, मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, सिंगल डिजिटल मीडिया, मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़े हुए अनेक तरह के कंटेंट मैं इसके ऊपर डालता रहता हूँ, आप उन्हें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जो इन फ्यूचर भी आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। और इसके अलावा आपके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो PTI भर्ती के अंदर, जो डॉक्यूमेंट को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, या फिर शपथ पत्रों को लेकर, या फिर कोई भी अन्य चीज़ें जैसे सामान्य प्रक्रिया के अंदर किस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नया जो वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।